हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एएलएचबी कोच से वीवीआई क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैं ऐसे क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं ताकि ऐसा वीडियो आप दूसरे चैनल पर कहीं नहीं देखे हुएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब 100% कर लीजिए, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन का मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूं और आपको हर कंफ्यूजन, जो भी आपके अंदर कंफ्यूजन, हर कंफ्यूजन को मैं क्लियर करूंगा। चलिए देर ना करते हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करें कि एएलएचबी का विस्तार रूप क्या होता है। तो एएलएचबी का विस्तार रूप तो आप जानते हैं, ये जनरल क्वेश्चन है और वीवीआई भी है। तो इसका होता है लिंक हाफमैन बोस। लिंक हाफमैन बोस। जबकि ये चीज हर आदमी को ये पता होता है, इसलिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको नहीं छूटना चाहिए। और ये नॉर्मल क्वेश्चन देख करके सभी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और नोट्स तैयार करते समय नहीं लिखते हैं, जिसके कारण कंफ्यूज कर जाते हैं। तो अगर कॉपी कलम ले करके बैठे और इस वीडियो को देखें और नोट्स तैयार करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर, एएलएचबी कोच की पूरी लंबाई कितना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या किया, एएलएचबी कोच की लंबाई पूछा है, केवल कोच का। ठीक ना, ये मान लेते हैं यहाँ पर हम कोच बना दिए, तो केवल एक कोच का लंबाई पूछा, ये ना कि यहाँ पर दोनों तरफ सीबीसी जो लगा रहता है, सेंटर बफर कपलर, यहाँ से यहाँ तक का इसका लंबाई नहीं पूछ रहा है भाई मेरे। ठीक ना, केवल एक कोच की लंबाई पूछ रहा है। ठीक ना, तो कोच की लंबाई 23,540 अर्थात 23,544 40 mm होता है। ठीक है, ऐसे हमने याद किया था 23,540। ठीक ना, जैसे हो आप उसे याद कर लेंगे। ठीक, 3 नंबर में क्या करा है कि एएलएचबी कोच की पूरी अधिकतम चौड़ाई ये पूछ रहा है, विड्थ पूछ रहा है। ठीक है, तो ये लंबाई हम जो आप देखें 23,540, अगर ये सीबीसी से सीबीसी अगर पूछता है तो ये हो जाएगा 24,000 mm। ठीक ना, अगर टोटल लंबाई पूछता है टोटल सीबीसी से सीबीसी तक तो 24,000, केवल कोच अगर पूछता है तो आपको 23,540 लगाना है। ठीक है, लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको इसका चौड़ाई पूछा है। ठीक ना, क्या पूछा है, चौड़ाई पूछा है कि एएलएचबी कोच की अधिकतम चौड़ाई कितना होता है। ठीक ना, तो इसका होता है 3240 mm। चौड़ाई कितना होता है, 32 mm। ठीक ना, 3240 यानी 3240 mm। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना, ये डायमेंशन वाला सारा क्वेश्चन है, किसका कितना डायमेंशन होता है, टार्क वैल्यू जो भी है। तो इस टाइप से अगर आपको इस पीडीएफ को प्राप्त करना है, या इस टाइप एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम एएमई एडीएमई ये सब का अगर तैयारी करना है तो हमसे जुड़िए। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है चौड़ाई है। ठीक है, तो मैं इसलिए बोला है कि इस चीज का जितने डायमेंशन वाला जो पीडीएफ है, एक पीडीएफ में एकत्रित हमने किया है। वो पीडीएफ आपके पास अगर जाता है तो टोटल जितने भी डायमेंशन वाला बाकी अंक डिजिट में जितना भी क्वेश्चन आता है वो चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर इस पीडीएफ में जो है मिसलेनियस क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन को दिया गया है। तो 3 नंबर में जो है ये चौड़ाई आपसे पूछा है। 4 नंबर में देखिए एएलएचबी कोच की पेयर गर्त के अंतर्गत पटरी स्तर से कंपार्टमेंट फर्श की ऊंचाई, देखिए यहाँ पर फर्श की ऊंचाई पूछा गया है। ठीक है ना, फर्श की ऊंचाई, तो फर्श की ऊंचाई जो है 1320 यानी अर्थात 1320 mm होता है। ठीक है ना, एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फर्श की ऊंचाई पूछा गया है। ठीक है, सीबीसी की ऊंचाई नहीं पूछा गया है। ठीक है, फर्श की ऊंचाई, सीबीसी की ऊंचाई नीचे मिलेगा। तो यहाँ पर जो ऊंचाई चौड़ाई लंबाई जो भी कुछ दिया है, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं लगभग 10-15 डायमेंशन को बोलूंगा। जैसे 1 नंबर में आप लिख सकते हैं कि कोच की लंबाई, जैसे ऊपर हमने बोला था कि कोच की लंबाई सिरे से सिरे तक कितना होता है, तो 23,540 लिख दीजिए। अगर कोच की लंबाई सीबीसी टू सीबीसी अगर पूछता है तो ये कितना हो जाएगा, 24,000 mm हो जाएगा। ठीक है, और रेल लेवल से कोच की ऊंचाई, ठीक है, कोच की ऊंचाई देखिए, अब कोच की ऊंचाई जो है यहाँ पर 2 कंडीशन हो जाता है कोच की ऊंचाई में। ठीक ना, जहाँ पर आप कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, एक होता है 3 टियर, आप जानते हैं 3 टियर, चाहे एसी हो चाहे स्लीपर हो, 3 टियर। तो अगर कोच की ऊंचाई 3 टियर में अगर पूछ रहा है तो वहां पर 40-39 होगा। ठीक है, 40-39 यानी रेल लेवल से कोच की ऊपरी सिरा तक 3 टायर वाला अगर रहे तो नहीं नहीं, ये थोड़ा सा बोलने में थी हो गया। 3 टायर वाला जो होता है ना, 3 टायर वाला, फिर से आप लिख लीजिए,
थ्री टायर वाला एसी थ्री टायर हम लिख देते हैं, यहाँ पर दोनों लिख देते हैं। एसी थ्री टायर का होता है 4250, ठीक। और थ्री टायर के यहाँ पर हम लिख देते हैं, थ्री टायर के अलावा यानी अतिरिक्त, अलावा थ्री टायर के अतिरिक्त अगर आपसे पूछता है, उसके अतिरिक्त अलावा, ठीक है ना, तो अब ये 4039 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज लिख लीजिए, पहले जो हमने बताया था थ्री टायर वाला, तो दोनों अब लिखेंगे तो आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा। अगर एसी थ्री टायर का अगर पूछता है कि रेल लेवल से कोच की ऊंचाई एसी थ्री टायर का, ठीक है, तो एसी थ्री टायर का 4250 दीजिएगा, और एसी थ्री टायर के अलावा अतिरिक्त, ठीक है, अगर पूछता है तो 4039 आप लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रेल लेवल से कोच की ऊंचाई डबल डेकर का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। एसी एसी कर रहे हैं, रेल लेवल से कोच की ऊंचाई डबल डेकर का, तो अगर डबल डेकर का डीडी हम लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा डबल डेकर, ठीक है। तो डबल डेकर का अगर ऊंचाई अगर पूछता है तो ये हो जाता है, ये जगह जल्दी कहीं नहीं मिलता है, लिख लीजिएगा 100%, 4366 mm यानी 4366 mm होता है, ठीक है। और कोच की चौड़ाई डबल डेकर के अतिरिक्त, अगर डबल डेकर के अतिरिक्त जो कोच, अगर क्वेश्चन में आपको डबल डेकर नहीं रहता है, केवल एक क्वेश्चन पूछे कि कोच की चौड़ाई कितना होता है, तो यहाँ पर लिखिएगा 3240, ठीक है। कितना होता है? 3240, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। 3240, 3240 किस में लिखेंगे? डबल डेकर के अतिरिक्त जो होता है। लेकिन अगर डबल डेकर का अगर पूछ दे तो उसकी चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसका हो जाता है 30, बढ़ नहीं जाता है, घट जाता है 3050, ठीक है। ये है डबल डेकर का, ठीक है। ये क्या है? डबल डेकर के अतिरिक्त माने अलावा, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान में देंगे, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन करता है कि सेंटर पिवोट, यानी सेंटर पिवोट से पिवोट की बीच की दूरी, जैसे मान लेते हैं कि यह एक कोच हो गया, यहाँ सेंटर पिवोट है, तो दोनों कोच की बीच, सेंटर पिवोट की बीच की दूरी अगर पूछता है तो 14900 होगा। कितना होगा? 14900 mm हो जाएगा, ठीक है ना। और रेल लेवल से कोच की न्यूनतम ऊंचाई, देखिए आप यहाँ पर कोच बना दीजिए, तो यहाँ पर बहुत सारे पार्ट पुर्जा लगे रहते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर बायो टॉयलेट भी नीचे लगा रहता है, और यहाँ पर रेल लेवल है, ठीक है ना, माने ट्रेन का जिस पर चलता है पटरी पर, तो उसका वो चीज पूछ रहा है कि रेल लेवल से कोच की न्यूनतम ऊंचाई, न्यूनतम जिसे मान लेते हैं कि बायो टॉयलेट का टैंक के नीचे लगा रहता है, बहुत सारा पार्ट पुर्जा होता है, तो उसकी ऊंचाई अगर पूछता है तो याद रखिए मेरे भाई 102 mm होता है, ठीक है ना, 102 mm होता है। तो इस टाइप से जो भी है, आप डायमेंशन वाला अगर पीडीएफ आप पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपको। अब 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में, खाली वाहन के लिए पटरी से ऊपर सीबीसी सेंटर लाइन की अधिकतम ऊंचाई, देखिए यहाँ पर अधिकतम दिया है, तो अधिकतम होगा 1105। और यहाँ देखिए लदे वाहन के लिए पटरी के ऊपर सीबीसी, लदे लदे मतलब कि लोडेड कंडीशन में ये पूछ रहा है, ठीक है ना, लोडेड कंडीशन में, तो लोडेड कंडीशन में आपको 1030 हो जाता है, और इंफिनिटी कंडीशन में यानी खाली स्थिति में अधिकतम जो है आपको 1105। सीबीसी की ऊंचाई क्या है? सीबीसी की ऊंचाई है, ठीक है ना, सीबीसी का यानी अर्थात सेंटर बफर कपलर, क्या है? सेंटर बफर कपलर की ऊंचाई पूछ रहा है। अब जो है आपको क्या करता है, क्वेश्चन ये करता है कि सेंटर बफर कपलर जो होता है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर कोच है, ये दोनों कोच है, यहाँ पर हो गया 1030 वाला, 1030 लिख दीजिए, थोड़ा सा ऊंचा इसको बना दीजिए, 1105 वाला हो गया ऊंचाई, दोनों बफर का ऊंचाई हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन करता है कि दो कोच के बफर के या सीबीसी के ऊंचाई में कितना का अंतर से अधिक नहीं होना चाहिए, या कितना का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि 1105 में 1030 घटा दीजिए, ठीक है। तो ये जो आएगा आपको 75 mm आएगा, ठीक ना, 75 mm। तो दोनों सीबीसी के ऊंचाई में या बफर की ऊंचाई में 75 mm, इन दोनों 1030 घटाने पर 1105 में 75 mm से कम जो है या अधिक जो भी है नहीं होना चाहिए अंतर, ठीक है ना, 75 mm होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करें कि एलएचबी कोच की उच्चतर गति क्षमता क्या है। देखिए उच्चतर गति पूछा है, तो देखिए एलएचबी कोच का जो है जब ये बनाया गया है ना, तो इसको जो है
180 से 200 किलोमीटर पर घंटा से इसको टेस्टिंग किया गया। क्या किया गया, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि चलाया गया, टेस्टिंग किया गया, ठीक है। लेकिन भारतीय जो रेल लाइन है उस पर जो है 200 किलोमीटर पर घंटा चलाना मुश्किल था, इसलिए उसको 160 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाने का अनुमति दिया गया, ठीक है। कितना, 160 किलोमीटर के हिसाब से, ठीक ना। तो वही जो यहाँ पर आप सी नंबर में जो देख रहे हैं कि 160 किलोमीटर से जो है 200 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अधिकतम जो है ऐसे 200 किलोमीटर इसको मॉडिफाइड करके ऐसे करके चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इसको 160 किलोमीटर तक ही प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर में क्या कह रहा है कि एलएचबी पहिए का गेज, देखिए यहाँ पर गेज का जिक्र किया गया है। एलएचबी, देखिए एलएचबी का जो है पहिए का एक गेज होता है, और मतलब कि इसको हम कहते हैं व्हील गेज, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्हील गेज, और एक होता है व्हील बेस, ठीक ना, एक होता है व्हील बेस, ठीक ना। तो व्हील गेज और व्हील बेस में जो है आप लोग कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक ट्रॉली बना देते हैं, ठीक है, एलएचबी का या कोई भी ट्रॉली एक समझ लीजिए। व्हील बेस और व्हील गेज में अंतर समझाने के लिए हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं एक तो, ठीक है। हम दो यहाँ पर 4 चक्का लगा दिए, एक ट्रॉली बना दिए, ठीक है। तो एक ही एक्सल पर दोनों व्हील के जो फ्लैंज होता है वो दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, व्हील गेज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, व्हील गेज कहते हैं। तो व्हील गेज जो होता है, मतलब कि स्टैंडर्ड व्हील गेज अगर पूछता है तो 1600 mm होता है। कितना होता है, 1600 mm होता है, ठीक है। अब इस पर पहले व्हील गेज को क्लियर कर दें तो हम जाकर के व्हील बेस पर चलेंगे, ठीक है। तो व्हील गेज जो है 1600 mm होता है, लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि एलएचबी कोच का व्हील गेज कितना होता है। तो एलएचबी में क्या होता है कि 1600 प्लस माइनस 1 होता है, 1600 प्लस माइनस 1 का मतलब ये हो गया कि +1 हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1601 mm अधिकतम हो गया। जब आपके क्वेश्चन में ये करे कि एलएचबी कोच का अधिकतम व्हील गेज कितना होता है, अधिकतम व्हील गेज, तो आपको 1601 बताना है, ठीक है। अगर न्यूनतम अगर पूछता है तो -1 कर देंगे, अर्थात अगर न्यूनतम पूछता है व्हील गेज एलएचबी का, ध्यान दीजिएगा मैं एलएचबी की बात कर रहा हूँ, आईसीएफ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं बैगन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एलएचबी की बात कर रहा हूँ। तो अगर न्यूनतम अगर पूछते हैं एलएचबी में तो -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1599। कितना हो गया, 1599 हो गया, ठीक। एलएचबी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आईसीएफ में, ठीक है। आईसीएफ में, तो आईसीएफ में जो होता है 1600 प्लस 2 माइनस 1 होता है, ठीक है। 1602 -1, 1600 प्लस 2 -1 होता है, अर्थात आईसीएफ में +2 हो जाएगा। और अधिकतम पूछता है तो 1602 mm हो जाएगा, और न्यूनतम अगर पूछता है तो 1599 हो जाएगा। तो न्यूनतम जो है आईसीएफ और एलएचबी का सेम है, लेकिन अधिकतम जो है एलएचबी का जो है आपको 1600, एलएचबी का जो है 1601 है, और आईसीएफ का 1602 है। लेकिन सेम बैगन वाले भी अगर इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो बैगन में भी यही होता है, आईसीएफ वाला कंडीशन लगता है। उसमें भी, बैगन में भी, यानी गुड्स में इसको हम लिख दें तो गुड्स में भी 1602 होता है, अधिकतम -1599, अर्थात न्यूनतम अगर पूछता है तो 1599 होता है। तो हमको जहां तक विश्वास है कि व्हील गेज, आईसीएफ, एलएचबी और गुड्स आपका क्लियर हो गया, इसमें जरा सा भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपको व्हील, ये तो व्हील गेज हमने बताया, अब व्हील बेस में हम चलते हैं। तो व्हील बेस किसको कहा जाता है, एक ही ट्रॉली में दोनों जो चक्का जो होता है, व्हील जो होता है, दोनों एक्सल पर का, एक एक्सल ए हो गया और एक एक्सल ए हो गया, तो दोनों चक्कों के बीच की जो दूरी होता है ना, उसी को हम व्हील बेस कहते हैं, ठीक है, व्हील बेस कहते हैं। तो अब देखिए एलएचबी में जो होता है व्हील बेस, एलएचबी में 2560 mm होता है। कितना होता है, 2560 mm होता है, लिख लीजिएगा। और आईसीएफ में जो है ये कितना होता है, 2896 mm, 2896 mm। तो ये हो गया व्हील गेज। व्हील गेज जो है एलएचबी में जो है 2560 और आईसीएफ में जो है 2896 हो गया, ठीक ना। और गुड्स में आप कमेंट में लिखिए कि गुड्स में कितना होता है, ठीक ना, तब हम समझेंगे कि आप
पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर व्हील, एक क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ एलएचबी, मतलब कि एलएचबी कोच का व्हील गेज पूछा था। तो व्हील गेज मैंने आईसीएफ का और एलएचबी का और गुड्स का भी अधिकतम और न्यूनतम हमने बताया। लगभग 10 क्वेश्चन हमने क्लियर किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कह रहा है कि एलएचबी पहिए का नया पहिया डायमीटर क्या होता है, यानी नया व्यास यह पूछ रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि न्यू जो है, चाहे वो आईसीएफ हो, एलएचबी हो, वो दोनों का जो है आपको 915 ही होता है। आईसीएफ और एलएचबी का 915 ही होता है, ठीक है। और अगर गुड्स में चलते हैं तो देखिए बीएलसी और मतलब कि बॉक्स एंड इस सब का थोड़ा अलग अलग होता है। बॉक्स का अलग होता है 860, 780, ठीक है ना। तो इस तरह अगर गुड्स में नॉर्मली अगर हम चलते हैं नॉर्मली, तो इसका न्यू जो होता है, इसका तो आप लिख लीजिए 1500, अरे 915 mm, ठीक ना। और गुड्स में जो है 1000 mm होता है, ठीक है। अब हम चलेंगे कंडमिंग साइज पर, ठीक है। तो एलएचबी और आईसीएफ, इसमें भी अब दो चीज हो जा रहा है इसमें भी। तो इसका तो हम गुड्स का आज हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं कि 906 mm जो है इसका कंडमिंग साइज होता है गुड्स का, ठीक ना। लेकिन सब कोच का अलग अलग है, लेकिन जनरली इतना होता है, इतना ही आप जानिए, ठीक ना। हम जब गुड्स पढ़ाएंगे तो आप जानेंगे डिटेल बारे में। हम आज एलएचबी पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आईसीएफ के बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम एलएचबी में चलेंगे, किस में चलेंगे, एलएचबी में। तो एलएचबी का तो आप और आईसीएफ का दोनों का न्यू साइज आप जान गए कि हाँ 915 में होता है, लेकिन कंडमिंग साइज अलग अलग हो जाता है। कंडमिंग साइज आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है 845 और 855 mm, ठीक ना। अब यहाँ पर जा करके आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अगर इसमें देखिए वेव थिकनेस का कंडीशन होता है, क्या चीज का, वेव थिकनेस का कंडीशन होता है 855 और 845 में, ठीक है। लेकिन पहले एक क्लियर हम कर दें कि आपके ऑप्शन में जो है आपको 845 और 855 नहीं देगा, ठीक है। जैसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में 10 नंबर क्वेश्चन के बारे हम पढ़ते हैं कि एलएचबी पहिए का डायमीटर बेकार, मतलब कि कंडमिंग ठहराए जाने वाली सीमा क्या है। तो आपका आंसर देखिए 845 है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखिए 855 नहीं है, लेकिन आप देखिए यहाँ ऑप्शन में 854 दे दिया है। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, 855 रहेगा तो ही हम मारेंगे, 854 नहीं मारेंगे, क्योंकि 845 और 855 होता है। तो यहाँ पर 45 हमको मिल गया तो 45 मारेंगे, लेकिन 855 और 845 एक साथ ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में रहेगा तो किस वहां पर कंडीशन उसको देना पड़ेगा कि वेव थिकनेस के आधार पर, ठीक है, वेव थिकनेस के आधार पर। तो वेव थिकनेस भी आप लिख लीजिए, ठीक ना। वेव थिकनेस भी आप लिख लीजिए, यहां पर थोड़ा सा जगह है, हम लिख देता हूं, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए, अगर लिखे कि पहिए का व्यास न्यूनतम, क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि पहिए का व्यास न्यूनतम वेव थिकनेस, पहिए का व्यास न्यूनतम वेव थिकनेस अगर 14 ± 3 रहे तो 855 मारेंगे। 2 नंबर में लिखिए, ठीक है, कि पहिए का व्यास न्यूनतम वेव थिकनेस अगर 17 ± 3 रहे तो हम 845 मारेंगे, ठीक है। तब क्या मारेंगे, 845 मारेंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान देने की जो बात यह है कि जिसमें डिजिट कम है अर्थात 14 है, उसमें यहाँ पर अंक आपको बढ़ रहा है 855। जिसमें डिजिट ज्यादा है यानी वेव थिकनेस की अंक ज्यादा है 17 है, तो उसमें जो है कंडमिंग साइज का डिजिट जो है 845 माने अंक कम है। ये हम बता रहे हैं याद करने का तरीका। क्या बताएं, याद करने का तरीका, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे याद करते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 855 और 845 एक साथ ऑप्शन में नहीं देगा, जैसे कि 10 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं। अगर ये एक साथ देगा तो वेव थिकनेस का उसको कंडीशन लगाना पड़ेगा। लेकिन शायद आप कमेंट ये भी कर सकते हैं कि अगर वेव थिकनेस भी अगर नहीं दे, वेव थिकनेस भी नहीं दे और 845 और 855, ठीक है, 845 और 855 दोनों ऑप्शन में दे दे और वेव थिकनेस भी नहीं दिया है, तब हम क्या करेंगे भाई। हम आपको कंफ्यूज करने, मतलब कि कंफ्यूज दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला है कि मैं ऐसे वीडियो को प्रस्तुत करूंगा आपके सामने कि शायद इतना डिटेल में
आपको कंफर्म करने वाला कोई वीडियो जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि अगर दोनों ऑप्शन दे दिया और वेव थिकनेस का कंडीशन नहीं दिया है तो 855 आप मारेंगे, ठीक है। ध्यान रहे मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, एक पहिए पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है मेरे भाई, और हम कमेंट आने लगता है कि सर पहिया पूछा है, एक्सल नहीं पूछा है। लेकिन एक पहिया का मतलब होता है 1 एक्सल। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान रखिए परीक्षा में गड़बड़ सड़बड़ नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। एक पहिया जो पूछेगा, अगर 1 व्हील, देखिए यहाँ पर 1 व्हील पूछा है, ठीक है। हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन 1 व्हील्स, ठीक है। एक व्हील पर भी अगर पूछता है तो भी आप एक एक्सल ही समझिएगा, ठीक है। ये ना कि एक हम यहाँ पर एक्सल जिसे हम बना देते हैं, यहाँ पर एक चक्का लगा देते हैं, बड़ा सा यहाँ पर हम डिस्क लगा देते हैं, तो ये ना कि 1 व्हील पर एगो एक्सल मार दीजिएगा, जिसे यहाँ पर ऑप्शन में आपको एक दिया हुआ है, इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा मेरे भाई। यहाँ पर 2 ही मारिएगा, 1 व्हील का मतलब हुआ 1 एक्सल, ठीक है। तो चलिए, मैं फिगर यहाँ पर बना दिया हूँ, तो इसके बारे में भी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, व्हील डिस्क के बारे में। तो व्हील डिस्क जो होता है, व्हील डिस्क, तो व्हील डिस्क में देखिए यहाँ पर पहले इसका मैं डायमेंशन बता दूंगा, तो फिर उसके बारे में चलते हैं। तो अगर क्वेश्चन करे कि व्हील के इनर फेस और डिस्क के बीच की दूरी अगर पूछता है कि व्हील के इनर फेस और व्हील डिस्क के बीच की दूरी कितना होता है, तो 175 mm मारेंगे, ठीक। अगर एक ही एक्सल पर जो पूछता है कि एक एक्सल पर जो दोनों डिस्क जो लगे रहते हैं, उनके दोनों डिस्क के बीच की दूरी कितना होता है, तो 1030 mm मारेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर व्हील का मोटाई अगर पूछता है कि कितना मोटा होता है, तो कितना मारेंगे, 110 mm मारेंगे, ठीक है। अगर व्हील डिस्क का अगर दाया पूछता है कि इसका दाया कितना होता है, तो 640 mm मारेंगे, ठीक है। और ये भी पूछ देता है कि यह क्या चीज का बना होता है, क्या व्हील डिस्क क्या चीज का बना होता है, तो ये भी लिख देंगे कि ग्रे कास्ट आयरन का यह बना होता है। क्या चीज का, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पर जो है व्हील डिस्क के जितने भी क्वेश्चन है हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है कि व्हील में जो ये फिंस जो लगा रहता है, ये किस लिए लगा रहता है। आपके ऑप्शन में रहता है कि वेट को कम करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, शीतलन प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर मजबूती और वेट को कम करने के लिए फिंस नहीं दिए जाते हैं। मुख्य रूप से यह फिंस जो दिया जाता है, ठीक ना, मुख्य रूप से देखिए इस तरह बना जो रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जो फिंस जो लगा रहता है, तो ये जो है मुख्य रूप से जो है डिस्क को हवा उसके अंदर जाता है और इसको ठंडा अर्थात शीतलन प्रदान करने के लिए या डिस्क को मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, फिंस को दिया गया है, ठीक ना। ना कि वेट को कम करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए नहीं, वो गलत हो जाएगा। ये जो है आपको हवा अंदर जाएगा और डिस्क को ठंडा करेगा, क्योंकि दोनों साइड से ब्रेक शू जो लगते हैं और व्हील डिस्क जो है बहुत मतलब कि गर्म हो जाता है, इसलिए उसको ठंडा करने के लिए फिंस का प्रयोग करते हैं। और फिंस में एक और चीज आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितना फिंस टूट जाएगा तो हम बदल देंगे, ठीक है। तो अगर 2 फिंस अलग अलग टूटा है तो उसको हम चलने देंगे, ठीक है। लेकिन 2 फिंस लगातार टूट गया है तो हम उसको बदल देंगे। 2 फिंस अगर अलग अलग टूटा है तो चलने देंगे, 2 फिंस अगर लगातार टूट गया है तो हम उसको बदल देंगे। अगर एक फिंस अगर टूटा है तो चलेगा, ठीक है। एक फिंस अगर कहीं भी टूटा है तो चलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज आपको व्हील डिस्क से जितने भी क्वेश्चन था हमने क्लियर कर दिया। मेरे समझ से आपको कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूज में नहीं होगा मेरे भाई। और यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए, 5 जगह तो जरूर आप कम से कम शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि मेरा नया चैनल है। मान लेते हैं कि इतना जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आपको इतना मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको भी तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो बस आपका एक सब्सक्राइब कर लेना है और 5 आदमी को शेयर कर देना है, ठीक है। और हमसे जुड़िए, हर संडे को संडे आपसे टेस्ट भी लेंगे और पीडीएफ ऐसा देंगे कि आपको एकदम टू द पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करें कि एलएचबी कोच में किस प्रकार के रोलर बेरिंग का प्रयोग है। देखिए, अब इसमें भी हम पूरा डिटेल में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे
किस प्रकार के रोलर बेरिंग का? तो सभी लोग जानते हैं कि कार्टिज टेपर रोलर बेरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कार्टिज टेपर रोलर बेरिंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एलएचबी का, ठीक है। हम गुड्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि कार्टिज टेपर रोलर बेरिंग जो है CTRB, ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर इंग्लिश में CTRB, ठीक है। तो CTRB जो है आपको मतलब कि LHB में भी प्रयोग होता है और गुड्स में भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो पहले आपको हम ये बता दें कि LHB में जो CTRB लगता है, कौन कौन से ब्रांड का उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोई ब्रांड भी कहता है, कोई कंपनी भी कहता है, ठीक है। तो ब्रांड अगर पूछता है, ब्रांड तो या कंपनी, तो उसमें दो कंपनी का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा कंपनी है? एक है SKF, कौन सा है? SKF, और एक होता है टिमकेन। टिमकेन ये कंपनी का नाम है या ब्रांड का नाम है, जो आप समझिए, ठीक है। कहीं दोनों लिख लीजिएगा, कंपनी ब्रांड, ठीक ना। इसलिए कि आपके क्वेश्चन में कुछ भी कर सकता है कि आप कंपनी याद कर लीजिए, ब्रांड पूछ दे, आप कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक ना। कंपनी ब्रांड दोनों पूछता है क्वेश्चन, ठीक ना। तो दो कंपनी का इसमें मतलब प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या दो तरह के CTRB का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये दोनों में जो है लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? RDSO, ISO या AAR, ठीक है, जो होता है वो क्या बोलते हैं, AAR, ठीक ना। AAR का मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक एक तो RDSO है जो आप जानते हैं, RDSO, ठीक है, लखनऊ वाला, तो आप जानते हैं, इसका फुल फॉर्म ही जानते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। रिसर्च डेवलपमेंट जो होता है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना, आप जानते भी हैं। लेकिन एक होता है AAR, ठीक है, शायद इसका आपका फुल फॉर्म नहीं याद होगा, तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो हमको ये बताने का तात्पर्य था कि RDSO और AAR ये दोनों जो है, दोनों के द्वारा अनुमोदित या अनुमति भी लिख सकते हैं कि अनुमोदित किया हुआ है कि इसमें लिथियम बेस ग्रीस का ही प्रयोग किया जाएगा। कौन सा? लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। ये चीज आपने लिख लिया, ठीक है। अब हम चलेंगे कि CTRB, देखिए यहाँ पर CTRB के बदले एक और लिख देता है, CTBU, ठीक है। तो CTRB और CTBU एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इस वीडियो में हमारा लक्ष्य है कि आपको हर कंफ्यूज को दूर करना, इसलिए दोनों चीज मैं लिख रहा हूँ कि CTRB और CTBU एक ही चीज है। इसका हो गया कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, और CTBU का कार्टिज टेपर बेयरिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है कार्टिज टेपर बेयरिंग यूनिट। बात एक ही हुआ, ठीक ना। तो CTRB या CTBU अब कितने प्रकार के होते हैं ये ध्यान में, तब हम ग्रीस का कितना प्रयोग होगा। अब हम मान लेते हैं ग्रीस का प्रयोग हमने बता दे 455 ग्राम, 350 ग्राम, 390 प्लस माइनस 20 ग्राम, ठीक है, 400 प्लस माइनस 30 ग्राम। आप सारा चीज बताएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, या आपके क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो भी कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक ना। तो ये सब चीज के लिए अलग अलग आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा मेरे भाई, तब याद कीजिएगा, तब जाके कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। 100% मार्क कराइएगा एकदम, और जरूर हमारे पास कॉल भी कीजिएगा, सर आपके बताए हुए अनुसार मैंने मारा है, एकदम 100% सही हुआ है और मेरा रिजल्ट भी हुआ है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं अब CTRB CTBU जो है कितने प्रकार का होता है। तो ये होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपको ई टाइप, कौन सा होता है इसको लिख लीजिए, ई टाइप। कौन सा? ई टाइप, TYP अपना लिख लीजिएगा। और एक होता है के टाइप, ठीक, एक होता है के टाइप, एक होता है ई टाइप और एक होता है के टाइप, ठीक ना। तो एक टाइप आपने लिख लिया कि कितने प्रकार का होता है, ठीक ना। अब हम इसको मिटाएंगे, ठीक ना, आप लिख लीजिएगा, ठीक ना, मिटाएंगे। और हम देखिए, अब पहले ही हमने बताया है कि CTRB जो है LHB में भी प्रयोग होता है और गुड्स में भी प्रयोग होता है, ठीक ना। और दोनों में ई टाइप और के टाइप प्रयोग होता है, ठीक है। तो दोनों के लिए ग्रीस जो है लिथियम बेस ही ग्रीस भरा जाता है, लेकिन कितना भरा जाता है तो वो वजन में अलग अलग इसका वेट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। देखिए मेरे भाई, अभी मैं 10 क्वेश्चन बताया, लेकिन 10 क्वेश्चन पर मैंने कितना, लगभग 50 क्वेश्चन को भी हमने क्लियर किया। तो मेरे वीडियो में समय लगता है और क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा तो
आपको वीडियो में आपको बहुत सारे चीज़ कंफ्यूज दूर होगा और एक क्वेश्चन पर 10-10 क्वेश्चन क्लियर होगा। जैसे 10 क्वेश्चन है तो हमको लगता है 60-70 क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है? तो आप क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं देखें, आप जानकारी को देखें कि आपने इस वीडियो से जानकारी क्या लिया। ठीक है? तो हम बता रहे थे कि आपको सीटीआरबी जो है बैंगन में भी लगता है, एलएचबी में भी लगता है। दोनों में एलएचबी और बैंगन दोनों में के टाइप और ई टाइप का प्रयोग होता है। ठीक है? तो अब हम चलेंगे पहले बैंगन में। बैगन वाला फिर हम एलएचबी में चलेंगे। ठीक है? तो बैगन में जो है सीटीआरबी जो लगता है पहले बैगन में पहले हम ई टाइप वाला पे चलेंगे। बैगन में ई टाइप वाला, तो ई टाइप का आप साइज भी लिख लीजिए। ई टाइप का साइज क्या होता है? 6 इंच गुने 11 इंच। ई टाइप वाला का साइज क्या होता है? 6 इंच गुने 11 इंच। ठीक है? लेकिन आप कमेंट में भी कर सकते हैं कि 6 इंच तो सर बहुत छोटा हो गया, तो उसमें सील कवर ववर लगता है तो बहुत ही लंबा हो जाता है, लगभग 1 बीता के आसपास हो जाता है, लगभग ज़्यादा हो जाता है। ठीक है? लेकिन अंदर जो मेन बेयरिंग होता है उसी में ना आप ग्रीस भरिएगा, चाहे जो भी वही वही ना चलता है। तो इतना याद रखिए, इसको मत याद रखिए क्या है नहीं है। जो आप क्वेश्चन जो याद कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं एग्जाम के व्यू से, इसलिए एग्जाम के व्यू से आप याद रखिए क्या है नहीं है। ज़्यादा दिमाग दौड़ाइएगा, हैंग कर जाएगा दिमाग। ठीक है? तो ई टाइप के बारे में हम बता रहे हैं और बैगन के बारे में बता रहे हैं, एलएचबी के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो ई टाइप का क्या साइज होगा? 6 इंच गुने 11 इंच होता है। ठीक है? तो अब देखिए, आप लिखना हो तो लिख लीजिए, मैं इतना स्क्रीन पर नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है? लिखिए, आरडीएसओ के वर्तमान नवीनतम संशोधित नियमों के अनुसार, ठीक है, ओवरहॉलिंग या पीओएच के दौरान ग्रीस की कुल मात्रा 390 प्लस माइनस 20 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। किसमें? बैगन में ई टाइप। ध्यान दीजिएगा, बैगन में ई टाइप। ठीक है? आरडीएसओ के वर्तमान अर्थात नवीनतम संशोधित नियमों के अनुसार ओवरहॉलिंग या पीओएच के दौरान ग्रीस की कुल मात्रा 390 ग्राम निर्धारित की गई है। कितना? 390 प्लस माइनस 20 निर्धारित की गई है। का मतलब हो गया कि वर्तमान में। ठीक है? वर्तमान में आप लिख लीजिएगा, वर्तमान में। लेकिन ये भी चीज आप लिख लीजिए कि पहले यह मात्रा कितना था? 455 ग्राम। कितना मात्रा था पहले? 455 प्लस माइनस 30 ग्राम था। इसलिए हमने बताया है कि 455, 390, 400 ग्राम प्लस 30 अगर दे दे तो आप कंफ्यूज कर पाइएगा, लेकिन लिख लीजिएगा ना तो ध्यान आपको कंफ्यूज दूर होगा कि पहले यह मात्रा 455 प्लस माइनस 30 हुआ करता था, यानी इतना उपयोग किया जाता था। लेकिन अब 390 प्लस माइनस 20 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जा रहा है ई टाइप बैगन में। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ई टाइप बैगन में। तो पहले 455 ग्राम प्लस माइनस 30 था, फिर इसको संशोधित किया गया। देखिए, ये तो फाइनली हमने बता दिया है वर्तमान में 390, लेकिन पहले वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शायद वहां पर 390 ऑप्शन नहीं रहे, तो ये भी लिखना आपको जरूरी है कि 455 ग्राम प्लस माइनस 30 का पहले प्रयोग किया जाता शुरू में, उसके बाद संशोधित जब किया गया तो कर दिया गया कितना? 400 प्लस माइनस 30 ग्राम। ठीक है? 400 प्लस माइनस 30 ग्राम। प्रथम में क्या था? 455 प्लस माइनस 30। दूसरा संशोधन में आपको किया गया 400 प्लस माइनस 30। ठीक है? प्रथम 455, दूसरा में 430। ठीक है? 400 प्लस माइनस 30। और तीसरा संशोधन जो वर्तमान में चल रहा है 390 प्लस माइनस 20 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में आपको एकदम हमको लगता है कि 100% ई टाइप बियरिंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा बैगन के लिए। ठीक है? अब हम चलते हैं के टाइप बैगन के लिए। ठीक है? फिर हम लिखेंगे बैगन, और कौन सा प्रकार में चलेंगे? के टाइप में। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, अब लिख लीजिएगा के प्रकार का सीटीआरबी। ठीक ना? के प्रकार के सीटीआरबी यहां पर लिख करके, के यहां लिख लीजिए, प्रकार के सीटीआरबी लिख करके, सीटीआरबी लिख करके यहां पर तीर का निशान दे दीजिए और लिख लीजिए कि के प्रकार का सीटीआरबी 25 टन एक्सल लोड वाले बैगन में प्रयोग किया जाता है। मेरे भाई मेरे दोस्त, इसमें प्रयोग किया जाता है 25 टन वाले एक्सल लोड वाले में के टाइप सीटीआरबी का प्रयोग किया जाता है। जो बैगन 25 टन एक्सल वाला लोड वाला बैगन होगा उसमें हम जो है के टाइप सीटीआरबी का प्रयोग करेंगे। तो इसमें ग्रीस की मात्रा जो है, ध्यान दीजिएगा, के टाइप में लिथियम बेस्ड ग्रीस का ही प्रयोग होता है और इसमें ग्रीस की मात्रा जो है आपको 355 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाएगा। ई टाइप में हमने क्या बताया फाइनली? 390 प्लस माइनस 20, और के टाइप में हमने क्या बताया? 355 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है।
बैगन में, और कैसे बैगन में इसका प्रयोग किया जाता है, वैसे बैगन जिसका एक्सल लोड 25 टन हो। ठीक ना, आपका बैगन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एलएचबी में, ठीक है ना। एलएचबी में अगर हम चलते हैं तो एलएचबी में जो है हम पहले ही बता दिए, उसमें एसकेएफ और टिमकेन दो कंपनी का मतलब या दो ब्रांड का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो अब एलएचबी में हम ई टाइप में चलते हैं, एलएचबी के ई टाइप में हम चलते हैं सीटीआरबी में, ठीक है। तो ई टाइप में जो है, एलएचबी के ई टाइप में जो है, उसमें पहले हम पहले वाला में लिखते हैं, पहले पहले लिख लीजिएगा, पहले हम स्क्रीन पर नहीं लिख पाएंगे, ठीक ना। पहले पहले जो है ई टाइप जो सीटीआरबी था एलएचबी वाला, उसमें जो ग्रीस का प्रयोग होता था 430 प्लस माइनस 20 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब जो है, यहाँ लिख देते हैं वर्तमान में जो है 350 प्लस माइनस 30 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक। किसका मैं बात कर रहा हूँ, एलएचबी का। बैगन का दोनों हो गया है, लिख लीजिएगा, तब जाकर आपको फर्क समझ में आएगा सीटीआरबी के बारे में, ठीक ना। तो ई टाइप जो होता है एलएचबी के लिए, तो पहले कितना 430 प्लस माइनस 20 ग्राम प्रयोग हुआ करता था, लेकिन अब 350 प्लस माइनस 30 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक ना। एलएचबी के लिए ई टाइप सीटीआरबी में, ठीक है। अब के टाइप में अगर हम चलें, के टाइप में, तो के टाइप दोनों के लिए बराबर है, बैगन और एलएचबी दोनों के लिए, ये दोनों में जो है के टाइप में जो है 355 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमको जहां तक विश्वास है कि सीटीआरबी से ग्रीस का प्रयोग कितना होता है, कौन से सीटीआरबी में कितना होता है, कौन कौन सीटीआरबी का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, टोटल लगभग 10 क्वेश्चन से भी ज़्यादा हमने क्वेश्चन को क्लियर किया है और आपका कन्फ्यूज को हमने दूर किया है। अब जो है आप अब शायद आप जो समझे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यही था ना, एलएचबी कोच में किस प्रकार के रोलर, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बता रहे थे। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर में क्या है कि एलएचबी कोच के नए व्हील फ्लेंज की मोटाई, देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या किया है, नए, क्वेश्चन में क्या दिया है, नए। देखिए क्वेश्चन में ही सब कुछ होता है, जैसे मैथ का भी क्वेश्चन बहुत लोग नहीं बना पाते हैं मैथ का, तो मैथ में भी अगर क्वेश्चन को बार बार अगर पढ़ें, ठीक ना, तो क्वेश्चन में ही छुपा रहता है कि किस मेथड से कैसे जाना है। ठीक उसी प्रकार आपको टेक्निकल में भी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो नए, अब यहाँ पर 29.4 हो गया इसका आंसर, लेकिन आप कहिए कि नहीं सर 28.5 होता है, 28.5 होता है, कोई कहेगा कि नहीं सर 26.4 होता है, ठीक ना। तो ये भी कंफ्यूज करने के यहाँ पर नौबत आ जाता है मेरे भाई, ठीक ना। तो आप ध्यान दे दीजिए कि अगर उसको क्या बोलते हैं, जो सुपर फास्ट जो ट्रेन होता है, जैसे राजधानी शताब्दी दुरंतो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हाई स्पीड ट्रेन, ठीक, हाई स्पीड ट्रेन। तो हाई स्पीड ट्रेन के लिए या एलएचबी के लिए जो है आपको 29 पॉइंट या न्यू भी, अगर देखिए क्वेश्चन में अगर कंडीशन रहे, ध्यान दीजिएगा, अगर हाई स्पीड पूछता है या राजधानी दुरंतो शताब्दी अगर क्वेश्चन में मिक्स कर देता है या आपको नया मिक्स कर देता है, तो 29.4 मारिएगा, ध्यान रहे 29.4 रहे, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि हम जैसे हमने बताया 28 और 26, ठीक है ना, 26.4 28.5 आपको एक साथ ऑप्शन में नहीं रहेगा, ऑप्शन में रहेगा तो पॉइंट वाला छोड़ देगा, ठीक ना। ये सब बात समझाएंगे, लेकिन पहले आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर दुरंतो राजधानी शताब्दी हाई स्पीड वाला क्वेश्चन कंडीशन में रहे या नया रहे तो 29.4 मारिएगा। अगर क्वेश्चन में मेल एक्सप्रेस रहे, क्या क्वेश्चन में रहे, मेल एक्सप्रेस, क्वेश्चन में कंडीशन लगा रहे कि मेल एक्सप्रेस वाला जो मतलब कि व्हील फ्लेंज की मोटाई कितना होता है, तो 28.5 मारिएगा मेरे भाई। और पैसेंजर अगर कर देता है पैसेंजर वगैरह तो 26.4 रहेगा, ठीक है, 26.4 रहेगा। कंफर्म हो गया आप। हाई स्पीड के लिए दुरंतो राजधानी जो भी है तो 29.4 या नया लिखे तो 29.4, मेल एक्सप्रेस अगर कंडीशन लगा रहे तो 28.5, पैसेंजर लगा रहा है क्वेश्चन में कंडीशन तो 24.4, ठीक। इतना तो लिख लिए, लेकिन अब हम चलेंगे आपके ऑप्शन पर। देखिए आपके ऑप्शन 29.4, 26 भी दिया है और 28 तो नहीं दिया है मेरे भाई, 28, ठीक ना, कहीं कहीं 28 भी दे देता है, लेकिन 26.4 या 5 नहीं देगा, 28.4 या 5 नहीं देगा, पॉइंट वाला छोड़ देगा। इस टाइप से एक ऑप्शन में सब एक साथ नहीं रहेगा, ठीक है, एक्चुअल एक ही रहेगा, ये भी बात ध्यान में है, ठीक ना, ध्यान में रखना पड़ेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में। ब्रेक डिस्क की चौड़ाई, ब्रेक डिस्क की चौड़ाई अर्थात देखिए यहाँ पर थिकनेस पूछा है। ऊपर हमने बताया है कि ब्रेक डिस्क की चौड़ाई जो है यानी थिकनेस जो है 110 mm होता है, डाया जो है 640 mm होता है, दोनों डिस्क के बीच की दूरी 1030 mm होता है, और व्हील के और डिस्क के इनर फेस की डाया 175 mm होता है, और यह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। ये हमने जस्ट ऊपर इस वीडियो में बताया है, बैक करके आप देख लें। 15 नंबर क्वेश्चन, ब्रेक डिस्क का डायमीटर 640 में अभी हमने बताया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 640 अब आ जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन में एलएचबी कोच में व्हील एक्सल डायमीटर, देखिए व्हील एक्सल का, देखिए एक्सल का डायमीटर ये पूछा है, ठीक ना। तो एक्सल जो होता है ना, इसका दाया पूछा है, ठीक ना। तो ये होगा 170 mm। कितना होगा? 170 mm। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो बहुत डीपली है। क्वेश्चन आता है कि जो कोच का, मान लेते हैं यहाँ पर कोच है, कोच का जो भार जो होता है उसका कितना प्रतिशत भार जो है एक्सल के मध्य में पड़ता है, ये क्वेश्चन आपसे करता है। लिख लीजिएगा भाई, क्वेश्चन जो है पूछता है कि एक्सल के मध्य में जो पूछता है कितना भार पड़ता है, प्रतिशत में पूछता है। तो आप जानते हैं कि एक्सल में जो चक्का लगा रहता है उसके बाहरी हिस्सा में जो है बोगी का ऊपर से जो है कंट्रोल आर्म एलएचबी में और आईसीएफ में एक्सल गाइड फंसता है और वजन उसी पर ट्रांसमिट होता है। जो व्हील के बाहर में जो बेयरिंग जो लगा रहता है ना, सीटीआरबी स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, ठीक ना, तो उसमें जाकर के ये फंसता है। वजन तो मुख्य रूप से उसी पर ट्रांसमिट होता है, लेकिन एक्सल के मध्य में जो है कितना होता है, तो क्वेश्चन में आता है। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए कि आंसर में आप ये लिख सकते हैं, अगर डिटेल में लिखना चाहे तो कोच का कुल भार का 10% एक्सल के मध्य में पड़ता है। एक्सल के मध्य में कुल भार का कितना पड़ता है प्रतिशत? 10% भार पड़ता है मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अब ये तो हो गया एक्सल वाला। चलिए 17 नंबर में एलएचबी कोच में कितने निर्मित सीटीबी, देखिए आ गया क्वेश्चन जो हमने ऊपर बताया सीटीआरबी के बारे में, कि यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि लिखा है कि निर्मित कौन कौन से ब्रांड का निर्माण होता है। जो हम अपने ऊपर बताया कि ब्रांड कहिए या कंपनी कहिए, दो प्रकार के कंपनी कहिए या ब्रांड कहिए होता है। दो कंपनी का कौन कौन सा? एस के एफ और टीम कैन, ठीक है, दो कंपनी का ब्रांड होता है। यानी आप लिखा है कि एलएचबी कोच में कितने निर्मित सीटीबी का उपयोग किया जाता है, तो आंसर होगा दो ही प्रकार के। ये ना समझिएगा कि एक एक्सल पर दो सीटीआरबी का प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं कर रहा है कितने ब्रांड का या कितने कंपनी का बना होता है, ये चीज आपसे पूछा है, ठीक है। सीटीबीयू का फुल फॉर्म हो जाता है कार्ट्रिज टेपर बेयरिंग यूनिट, ठीक। हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। टिमकेन कम सीटीबीयू के लिए अधिकतम तापमान, देखिए ये भी इस क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज करते हैं, ठीक ना। इस क्वेश्चन को भी हम आपको डिटेल में हम समझा देते हैं, ठीक ना। शॉर्टकट में अगर याद करें तो टिमकेन कंपनी के लिए जो है यहाँ पर कंडीशन लगा दिया, टिमकेन कंपनी, चाहे वो टिमकेन कंपनी को हो या एसकेएफ कंपनी का, उससे कोई मतलब नहीं है। सभी बेयरिंग के लिए तापमान का रूल एक ही होता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में भूलवाए तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो टिमकेन कंपनी का जो सीटीबीयू है या कोई भी कंपनी का, उसका अधिकतम तापमान जो है 80 डिग्री ही होता है, ठीक है, 80 डिग्री। ये नहीं, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक्सल बना दिया, यहाँ पर हम बेयरिंग लगा दिए, ठीक। तो ये दोनों बेयरिंग के तापमान 80 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपसे नहीं क्वेश्चन कर रहा है कि ये दोनों बेयरिंग के तापमान में अंतर, ये अंतर आपसे नहीं पूछ रहा है, ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि दोनों बेयरिंग के तापमान इससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो एक मतलब कि 80 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन को एक दूसरे भाषा में क्वेश्चन पूछा जाता है, शायद आपको मिला होगा या नहीं मिला होगा, लेकिन हम आपको कंफर्म करना चाहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करता है क्या कि वायुमंडलीय दाब से, दाब कह रहे हैं वायुमंडलीय टेम्परेचर, ठीक है, वायुमंडलीय टेम्परेचर से कितना डिग्री अधिक हो जाएगा टेम्परेचर बेयरिंग का, तो हम उसको आइसोलेट कर देंगे, अर्थात उसको हम बदल देंगे। तो वहां पर आंसर होता है 50 डिग्री,
50 डिग्री लिख लीजिएगा भाई, ये नहीं मिलेगा जल्दी आपको, बहुत डीपली क्वेश्चन है ये ज़्यादातर के जो एएमई एडीएमई एडब्ल्यूएम का जो तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए डीपली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडलीय क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर, वायुमंडलीय टेम्परेचर से कितना डिग्री अधिक हो जाएगा, तो हम सीटीआरबी को बदल देंगे तो 50 डिग्री, क्योंकि लगभग औसत माना गया है कि वायुमंडलीय दाब का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो 50 और 30 को हम जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, समझ गए ना मेरे भाई, 50 और 30 को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। तो इस तरह भी क्वेश्चन हमने देखा है कई सेट में, जो टेस्ट जो हम लेते हैं बहुत सारे टेस्ट में हमने कराया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन कर दे कि वायुमंडलीय दाब से कितना अधिक हो जाएगा तो हम बदल देंगे तो 50 डिग्री, ठीक। अब आप समझ गए होंगे, लेकिन अब हमको जो है आपको ये समझाना है, ये तो आप 80 डिग्री जान गए, कुल टोटल पूछ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे कर दे कि दोनों बेयरिंग के तापमान में कितना अंतर अगर हो जाता है तो हम उसको बदल देंगे। तो इसको लिखना है तो लिख लीजिए मेरे भाई, लिख लीजिए कि एक ही एक्सल पर, जो एक एक्सल देख रहे हैं कि एक ही एक्सल पर दो बेयरिंग के तापमान में अंतर, ध्यान दीजिएगा, अंतर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रहता है तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, गाड़ी को हम आगे बढ़ने देंगे, ठीक है। 10 डिग्री अगर रहता है तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, गाड़ी को आगे बढ़ने देंगे। लेकिन 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड अगर दोनों बेयरिंग के तापमान में अंतर अगर आ गया तब हम क्या करेंगे, तो अगले जहां पर आपने यहाँ पर माप लिया, ठीक है, गाड़ी आगे बढ़ रही है रोलिंग स्टॉक में कि हाँ इतना हो रहा है, लेकिन हम अगले CNW को जो है सूचित कर देंगे कि इस गाड़ी के तापमान का मतलब कि बेयरिंग का तापमान 10 से 15 डिग्री हो गया है, ठीक है, ताकि वहां पर उस गाड़ी को रोक करके जो भी जांच करना है जांच कर लेगा, ठीक है। अगले CNW को जो है हम सूचित कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब ये तो हो गया 10 से 15, हम इसके नीचे जाते हैं, अगर 15 से चाहे 16 से लिख दीजिए, 16 से अगर 20 डिग्री मतलब कि तापमान अगर हो गया है किसी बेयरिंग का तापमान अंतर, तब हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर आपने समझा कि 15 डिग्री तक हो जाएगा तो हम अगले CNW को हम सूचित कर देंगे। लेकिन कोई अगर सूचित नहीं किया और डायरेक्ट आप रोलिंग स्टॉक में आपने जांचा कि 16 से 20 डिग्री हो गया, आपको सूचना नहीं मिला था या मिला है, तो हम क्या करेंगे कि पिछले CNW जहाँ TXR जो होता है वहां का मतलब कि स्टाफ को जो है बुलाएंगे और कहेंगे कि आपने कैसे नापा था, उसको जचवाएंगे कि यहाँ पर 16 से 20 डिग्री हो गया है, ठीक ना, वो जचवाएंगे, ठीक ना। अर्थात 16 से 20 डिग्री तापमान में अगर अंतर होता है तो हम CNW जहां से इसका जांच हुआ है वहां से स्टाफ को बुलाकर दिखवाएंगे। अगर दोनों बेयरिंग का तापमान में अंतर, वो तो दिखवाएंगे हो गया, अगर दोनों बेयरिंग के तापमान में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो गया है तब हम क्या करेंगे, उस गाड़ी को काट करके अलग कर देंगे। अर्थात आपके ऑप्शन में रहेगा कि आइसोलेट कर देंगे। क्या करेंगे, हम आइसोलेट कर देंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक। ये तो हो गया। तो ये LHB कंडीशन में LHB कोच के लिए दिया है, लेकिन ये ध्यान रहे कि LHB हो या ICF हो, CTRB हो या डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग हो, सबके लिए वही मतलब कि क्या होता है, कंडीशन लगता है। इसलिए कि बेयरिंग गर्म हो जाएगा तो आग लगने की संभावना बढ़ जाता है, ठीक ना, इसलिए इस पर बहुत सतर्क आदमी रहता है, ठीक। ये तो हमने LHB के बताया, थोड़ा सा हम बैगन का भी हम बता देंगे, ठीक है। बैगन में भी 3 कंडीशन होता है, ठीक है। एक होता है 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 60 से 65 डिग्री अगर है तो हम क्या करेंगे, देखिए 60 से नीचे है, यहाँ पर लिख देते हैं 60 डिग्री से नीचे है तो वो गाड़ी को चलने देंगे, जैसे उसमें 10 डिग्री था, ठीक ना। लेकिन 60 से अगर 65 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, अगला जो CNW आएगा उसको सूचित कर देंगे कि हाँ भाई मतलब कि इस गाड़ी का तापमान इतना हो गया है। अगर 65 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो गया है तो हम क्या करेंगे, तो हम पिछले CNW या NTXR वाला जो है उसको हम बुलाएंगे और क्या बोलेंगे, जचवाएंगे कि कैसा है क्या है जो भी है। और 60 से 65 जो है क्या बोलते हैं, 60 से 65 जो होता है ना, इतना जब हो गया ना तो हम आगे जो है CNW को सूचित कर देंगे, साथ साथ स्टेशन मास्टर को भी सूचित कर देंगे, कंट्रोलर को भी सूचित कर देंगे कि इस गाड़ी का तापमान 60 से 65 डिग्री के बीच हो गया है, ठीक है। और 65 से 90 होगा तो उसको
पिछले CNW या NTX वाले को बुलाएंगे और जांच करवाएंगे कि भाई इतना हो गया है, ठीक। लेकिन अगर ध्यान रहे क्वेश्चन में जो आता है, जो इसमें जैसे 80 डिग्री जो आया था, बैगन वाला में आता है डायरेक्ट 90 डिग्री वाला, ठीक ना। 90 डिग्री से अगर अधिक अगर तापमान हो जाए किसी बेयरिंग का तापमान, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको काट करके अलग कर देंगे, अर्थात उस गाड़ी को या उस बोगी को आइसोलेट कर देंगे, ठीक। हमको जहां तक विश्वास है कि जितने भी टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है आपका क्लियर हो गया होगा और कोई मैसेज मतलब कि कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक ना। एलएचबी कोच में कितने प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर का प्रयोग होता है, ठीक ना। तो एलएचबी कोच में जो है 4 प्रकार का, देखिए आपके क्वेश्चन में क्या है, प्रकार, टाइप्स, ठीक ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, क्या लिखा है इसको थोड़ा सा मिटकाइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक एब्जॉर्बर आर यूज्ड इन एलएचबी कोचेज, ठीक ना। कितने प्रकार के, कितने टाइप के शॉक एब्जॉर्बर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डैम्पर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर प्रकार पूछता है तो 4 प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। और कितने डैम्पर पूछे, अगर कोच में अगर पूछता है कि कितना डैम्पर है, तो कोच में जो है 18 हो जाएगा, और बोगी में अगर पूछता है तो 9 हो जाएगा, ठीक ना। 9 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो मैं एक यहाँ पर बोगी का फोटो बनाता हूं, ठीक है। तो चारों कोनों पर प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर लगा रहता है, क्या उसका नाम है, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर। दोनों बीच में क्या होता है, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो बोलिस्टर रखा जाता है, यहाँ पर एक लेटर डैम्पर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दोनों साइड में जो है या डैम्पर जो जा करके कोच में कनेक्ट होता है, ठीक ना, कोच में कनेक्ट होता है। तो कितना हो गया, चारों कोनों पर, यानी यहाँ पर अगर हम लिखे तो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर कितना हो गया, 4 गो, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर कितना हो गया, 2 गो, और एक लेटर डैम्पर हो गया, कितना हो गया, 4 और 2 6, तो कितना हो जाएगा, अभी यार डैम्पर भी है ना, यार डैम्पर को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। तो यार डैम्पर 2 हो गया, यार डैम्पर दोनों साइड 2 हो गया, और 4 प्राइमरी 6 और 2 8, 2 8 हो गया ये, और एक 9, ठीक ना। यानी 4 गो हो गया प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, 2 गो यार डैम्पर हो गया, 2 गो सेकेंडरी हो गया, और एक लेटर डैम्पर हो गया। यानी टोटल जो है 9 गो डैम्पर एक बोगी में लगता है। तो आप जानते हैं कि एक कोच में 2 बोगी लगता है, तो 9 दूना 18 आपको डैम्पर हो जाएगा, अर्थात शॉक एब्जॉर्बर हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रकार आपसे पूछा है, तो कई प्रकार हो गया, एक प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर हो गया, एक सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर हो गया, एक लेटर डैम्पर हो गया, और एक यार डैम्पर हो गया। 1 2 3 4, यानी 4 प्रकार के हो गया। लेकिन डैम्पर कितना हो गया, 9 बोगी में, और कोच में 18, ठीक। आप जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे, ठीक ना। यार डैम्पर का हमने नाम लिया है, तो यार डैम्पर का हम थोड़ा सा जल्दी मैं समझा दे, जिसे हम यहाँ पर यार डैम्पर एक तो हम बना देते हैं, ठीक ना, यार डैम्पर। तो इसमें जो पूछा जाता है कि इसका स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है, स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है, तो 1083 mm होता है। कितना सिकुड़ता है, कितना बाहर निकलता है, ये भी क्वेश्चन, संकुंचन लंबाई पूछता है। तो ये जो है ये कितना बाहर निकलता है, तो 380 mm बाहर निकलता है। अंदर संकुंचन के बाद कितना होता है, तो ये 703 mm होता है, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितना हो गया, 703 mm, और बाहर निकलता है 380 mm। दोनों को जोड़ेंगे तो 1083 mm हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यार डैम्पर के लिए। और यार डैम्पर के भी पूछा जाता है कि यह क्या चीज का बना होता है, तो यह ग्रे नहीं, कास्ट स्टील का बना होता है। किसका, कास्ट स्टील का यह बना होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक ना, कास्ट स्टील का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में एलएचबी कोच में कितने शॉक एब्जॉर्बर का उपयोग, देखिए यहाँ पर आ गया, जो हमने बताया कि उसमें 18, यहाँ पर कोच की बात किया गया है, तो 18 प्रयोग किया जाता है, हमने जस्ट ऊपर बताया। 21 नंबर में यार डैम्पर डैश में फिट किया गया है, तो जो है अंडर फ्रेम और बोगी फ्रेम को जोड़ता है। अंडर फ्रेम अभी हमने फिगर बनाकर आपको बताया है, ठीक। चलिए 22 नंबर में लिखा है कि WRA का विस्तार क्या होता है, ठीक है, तो वाटर रेजिंग एब्स्टिट्यूट, ठीक ना। आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो कम से कम जो है आप अगर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा भी चैनल नए है, आपके लिए बस इतना ही हेल्प है कि आप 5 आदमी को शेयर कर दीजिए, और आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छा कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और मुझसे जुड़िए, LDC JEE WME AME ADME अर्थात मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए अच्छा से अच्छा तैयारी होगा। हर संडे के संडे टेस्ट भी हम कराते हैं, ठीक है।
तो आप ये ध्यान में रखिएगा। और मुझसे जुड़ने के लिए हम आपको अभी जस्ट हम अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे, उस व्हाट्सअप पर आप मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए 24 नंबर में क्या आगे, एलएचबी कोच की सीबीसी की ऊपर लंबाई, हमने जस्ट ऊपर ही बताया 1 के नंबर क्वेश्चन में कि टोटल 24,000 होता है सीबीसी टू सीबीसी, और केवल कोच अगर पूछता है तो 23,540 होता है, ठीक है। तो उसमें हमने बहुत कुछ डबल डेकर का भी, 3 टीयर का भी सब कुछ हमने बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ही क्वेश्चन में, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर में, एलएचबी कोच की छत के ऊपर लंबाई 40-39, ये भी हमने ऊपर बताया 1 नंबर क्वेश्चन में। एलएचबी कोच का लगभग राइडिंग डेस्क, देखिए राइडिंग डेस्क में कंफ्यूज कर जाते हैं। राइडिंग इंडेक्स जो है 2.5 दिया हुआ है, ठीक। लेकिन इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन मिक्स कर देता है कि अधिकतम, अभी जस्ट इसके पहले टेस्ट लिए थे उसमें क्वेश्चन आया था और बहुत लोग कमेंट भी कर दिया था कि अगर अधिकतम पूछता है, अधिकतम, अधिकतम जो है 2.75 हो जाएगा राइडिंग इंडेक्स, ठीक है। कितना? 2.75। अगर इस तरह सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि एलएचबी कोच में राइडिंग इंडेक्स कितना होता है तो 2.5, ठीक ना। इसलिए दोनों आप क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक ना। एक और राइडिंग इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइडिंग इंडेक्स का इकाई क्या है, इसका मात्रक क्या है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में ये भी रहता है कि केजी, केजीएम या मीटर पर सेकेंड या जो भी कुछ है इस तरह करके रहता है, लेकिन चौथा ऑप्शन में ये भी रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि राइडिंग इंडेक्स का कोई मात्रक नहीं होता है, यह कंफर्टेबल के हिसाब से देखा जाता है, अर्थात वो जो है आरामदेह के हिसाब से देखा जाता है। राइडिंग इंडेक्स है क्या, ठेठ भाषा में अगर हम आपको बता दें तो समझने के लिए, आप ट्रेन में जब बैठते हैं, गाड़ी जो हिल डुल करता है, धकड़ धकड़ ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी है, तो इसी को राइडिंग इंडेक्स कहा जाता है ठेठ भाषा में, यानी कंफर्टेबल, आरामदायक, उसी को कहा जाता है। तो राइडिंग इंडेक्स का कोई मात्रक नहीं होता है। न्यूनतम राइडिंग इंडेक्स 2.5, अधिकतम जो है 2.75 होता है, ठीक ना। तो आप ध्यान दीजिएगा 3.5 आईसीएफ का होता है राइडिंग इंडेक्स, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं एलएचबी की आज बात करूंगा। एलएचबी के अंदर पहिए के बीच की दूरी तो 12,340, यहाँ क्या एलएचबी के अंदर पहिए के बीच की दूरी पूछ रहा है, 12,340, ठीक ना। यानी एक को, जैसे मान लीजिए कि ये बोगी हो गया, अब दोनों जो पहिया जो होता है, देखिए एक बोगी में जो दोनों पहिए के बीच की दूरी हमने ऊपर बताया है, ठीक है, उसको व्हील बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्हील बेस, ठीक ना। जो एलएचबी में 2560 होता है, और एलएचबी में जो है फर्स्ट क्वेश्चन में, आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में जाकर देख, फर्स्ट और सेकंड में हमने बताया है व्हील बेस और व्हील गेज में अंतर। तो व्हील बेस कहते हैं एक ही बोगी में दोनों चक्का के बीच की दूरी, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहिए के बीच की दूरी, यानी बोगी, दो गो बोगी हो गया, इसमें जो चक्का लगा रहता है इसके बीच की दूरी यह पूछ रहा है, 12,340 होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर, सेंटर पिवट के बीच की दूरी 14,900, एक ही नंबर क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तो ये हो गया ना 14,900। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, सकल भार और घिसी पीटी स्थिति के अंतर्गत अधिकतम अनुमा बफर ड्रॉप्स, ठीक है। तो ये 75 होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया था। ये क्वेश्चन आपसे क्या किया है कि आप जानते हैं बफर ड्रॉप्स के मतलब, जैसे कि यह एक कोच हो गया, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने बताया है कि यह सीबीसी हो गया, एक का हो गया कितना, अधिकतम 1105 ऊंचाई, ठीक है। एक का हो गया, इसका मान लेते हैं कि 1030 हो गया, दोनों को घटाएंगे तो 75 आएगा, ठीक है। अर्थात जो ऊपर नीचा जो ड्रॉप्स जो होता है यह 75 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अंतर, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दोनों बफर की ऊंचाई में अंतर कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, या आपके सामने जो क्वेश्चन है इस टाइप से भी क्वेश्चन कर देता है, जो हमने 1 या 2 नंबर क्वेश्चन में डिटेल में बताया है, उसको जाकर के आप देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ज्यादा हमने बोल लिया। अब चलिए SS1 वाला बताकर हम आगे बढ़ जाएंगे, भले वीडियो खत्म करेंगे। देखिए SS1 SS2 की ये पूछा है, ठीक ना, यहाँ पर SS2 SS1 SS3 पूछा है, तो इसको हम जो है ठेठ भाषा में हम ऊपर ही बता देते हैं आपको, इधर जगह भी है, ठीक ना। हम यहाँ पर लिख देते हैं SS1 SS2 और SS3, ठीक ना। अगर यहाँ पर हम लिख दें 1.5, यहाँ पर लिख दिए 3, यहाँ पर लिख दिए 6, यहाँ पर ईयर लिख दीजिए, ऐसे ऐसे लिखिएगा ना, जल्दी याद होगा।
यहाँ पर लिख दीजिए 6, यहाँ पर लिख दीजिए 12, यहाँ पर लिख दीजिए 24। इस तरह लिख कर याद कीजिएगा, समझ में आएगा जल्दी। और यहाँ पर लिख दीजिए किलोमीटर, किलोमीटर क्या बोलते हैं इसको, हम किलोमीटर लिख देते हैं, किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। तो देखिए SS1 1.5 साल या 6 लाख किलोमीटर चल जाए तो SS1 होगा। SS2 3 साल या 12 लाख किलोमीटर, यहाँ पर एल लगा दीजिए, एल लाख किलोमीटर। 6 साल यानी 6 ईयर या 24 लाख किलोमीटर, तो हम SS3 करेंगे। ठीक, इस तरह करके याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। तो SS1 अगर ईयर पूछे तो याद रखिए SS1, SS2, SS3 1.5, 3, 6। अगर किलोमीटर पूछे तो 6, 12, 24, ठीक ना, किलोमीटर। तो इस हिसाब से आप याद कीजिएगा। वही क्वेश्चन जो है आपको 30, 31, 32 में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा आपको समझा दी, हमको जहां तक बोलते बोलते मुझ भी दुखा गया, ठीक है। तो यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी साथ साथ आप लिख लीजिए, 96 93 57 14 26। इस पर आप मैसेज करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं या PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। LDC, JEE, AWM, AME, ADME या हेल्पर टू टेक्नीशियन, कहने का तात्पर्य है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के कोई भी आप यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेक्निकल में आपको ICF, LHB, डेमू मेमू, वंदे भारत से लेकर के वैगन के लिए आपको BCN, बॉक्सन, BTPN, BLC, जितने भी वैगन होता है वो सभी का VVI, चुनिंदा VVI मॉडल क्वेश्चन बैंक आंसर के साथ में आपको मिलेगा। और जितना भी एस्टेब्लिशमेंट रूल वाला जो होता है, पास, PTO, लीव इंसेंटिव, HO या D&AR, रेर आचरण नियम, ठीक है, राजभाषा, जितने भी होता है, ऑल GK, ऑल GS, करेंट अफेयर, ठीक है, लो को, ये सभी से हमने बहुत VVI क्वेश्चन को चुन चुन करके तैयार किया PDF। इस तरह आप PDF प्राप्त आप कर सकते हैं इस चैनल से। और साथ साथ प्रत्येक संडे के संडे टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट देने के बाद में जब कॉपी मेरे पास आएगा, जिस तरह आपका नंबर आएगा उस हिसाब से आपको गाइडलाइन भी किया जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और कम से कम 5 आदमी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप तो 100% सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।